एंड वेलकम टू फिलर फार्म। सो कैसे हैं सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। सो टुडेज एमसीक्यू सीरीज इज रिगार्डिंग पेपर 1 यूनिट 4 communication. So good afternoon everyone. So my name is Mudassir Amin. I am presenting here MCQ series regarding paper 1 UGC NET JRF. Okay. So देखते हैं हमारा टारगेट क्या रहता है। हमारा टारगेट रहता है टॉप 20 एमसीक्यूज डेली ऑन पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एट 2 PM। हमारा मिशन क्या रहता है? यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करना। ठीक है, ओके। सो क्या क्या मिलता है आपको फिलर फार्म से? आपको फ्री क्लासेस मिलते हैं ना, फ्री नोट्स मिलते हैं, लाइव क्लास मिलते हैं, आपको PYQs और MCQs मिलते हैं, आपको फ्री बुक्स का एक्सेस मिलता है बोथ पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, है ना। मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं। ओके, सो 100% सिलेबस कवरेज मिलता है आपको फिलर फार्म की तरफ से। सो फ्री ऑफ कास्ट है। सो आप नोट्स को कैसे डाउनलोड करोगे? जो आपको देखते हो कंटेंट ऑन फिलर फार्म यूट्यूब चैनल, तो ये आप कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं फिलर फार्म की वेबसाइट पे www.ugc-net.com। ओके, सो ये फ्री क्लासेस है, इनका आप लाभ लीजिएगा। ठीक है, फिलर फार्म की एक एप्लीकेशन आते हैं फिलर फार्म के नाम से, उसको भी आप इंस्टॉल करो तो उसमें भी आप मॉक टेस्ट क्विज़ दे सकते हैं। ओके, सो ये 2 PM का क्लास जो है MCQ क्लास, इसको आप मिस मत कीजिएगा। ठीक है, अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। सो बहुत कुछ खोने से पहले आप इसको देख लीजिए। ठीक है, यस। सो ये अचीवमेंट ऑफ फिलर फॉर्म की है, JRF अचीवर्स, और ये नेट अचीवर्स है। आप भी मेहनत करते रहो, आपका नाम नेक्स्ट टाइम इसमें आएगा। ठीक है, यस। सो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और वीडियो को लाइक करो। सो अपना थम्स अप दीजिए, देन वी कैन स्टार्ट आवर टुडेज MCQ सीरीज। ओके, वेरी गुड, सब शेयर करो। ठीक है, हाँ, अपने फ्रेंड्स अपने कोलीग्स के साथ शेयर करो इस वीडियो को। ठीक है, और थम्स अप दे दो, देन वी कैन स्टार्ट आवर टुडेज MCQ सीरीज। और लाइक करो, सबको का लाइक आना चाहिए। So guys, let's begin. So let's get started. So let's start our today's MCQ series. ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1। इसको देखो और आंसर करो। Which of the following statements is true in the context of paraphrasing? यानी पैराफ्रेजिंग के रिलेटेड आपको बताना है इनमें से ट्रू कौन है। ठीक है, हाँ, पैराफ्रेजिंग मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है, आप वहां पे चेक करके देखो। ठीक है, जिन्होंने अभी तक पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं वो देखो। ठीक है, यस। तो पैराफ्रेजिंग के बारे में आपको बताना है कौन सा ट्रू है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है। इट इज बेसिकली अबाउट स्टेटिंग इन योर ओन वर्ड्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट हैज जस्ट बीन सेड। बी इट गिव्स स्पीकर अपॉर्चुनिटी टू फाइंड आउट व्हाट मैसेज ही इज गेटिंग अक्रॉस टू यू। तो इसमें ए पार्ट ओनली ए, बी ओनली बी, सी बोथ ए एंड बी, डी नाइदर ए नॉर बी। ठीक है, तो आप इसमें आंसर करो सब। कोड चूज करना है आपको, ABCD। ठीक है, हाँ। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। चलो सब आंसर करो, सबको आंसर आना चाहिए। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट, है ना। बोथ एंड बी, दोनों, यानी पैराफ्रेजिंग होती है जब हम कोई कुछ एक्चुअल वर्ड सुनेंगे तो फिर हम अगर उसी वर्ड्स को बताएंगे अपने अंदाज से। ठीक है, उस वर्डिंग को थोड़े चेंज करेंगे बट बोलेंगे वही। ठीक है, ये थोड़े दूसरे अंदाज से बताएंगे। दैट इज, इट इज बेसिकली अबाउट स्टेटिंग इन योर ओन वर्ड्स, अपने अंदाज अपने वर्ड्स में बताना जो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये स्पीकर को एक अपॉर्चुनिटी देता है व्हाट मैसेज ही इज गेटिंग अक्रॉस टू यू, यानी उसने कौन सी मैसेज आपको दे दी। पैराफ्रेजिंग में आपको मिलते मैसेज, है ना, कि कौन सी मैसेज, कौन सी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है। ठीक है, तो दैट मीन्स बोथ ए एंड बी आर करेक्ट रिगार्डिंग द पैराफ्रेजिंग। सो आई होप यू गॉट इट। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2, इसको देखो और आंसर करो।
एन एग्जाम्पल ऑफ सिंक्रोनस मीडियम इज, सिंक्रोनस मीडियम की एग्जाम्पल कौन सी है? चलो सब आंसर करो। ए रेडियो, बी टेलीविजन, सी फिल्म, डी न्यूज़पेपर। देखो पहले आपको पता होना चाहिए सिंक्रोनस क्या होता है ना, तब आप एग्जाम्पल बता सकते हैं। चलो बताओ सब, देखते हैं कौन कितना पानी में है, कौन कितना पानी के ऊपर है ना? यस चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट न्यूज़पेपर। ठीक है, देखो न्यूज़पेपर जो है ये एसिंक्रोनस मीडियम है। एसिंक्रोनस मीन्स कि यहाँ पे मतलब एट अ टाइम ऑडियंस की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ऑडियंस बाद में भी दे सकता है। ठीक है, और सिंक्रोनस होता है वो जिसमें क्या होती है कि मतलब उसमें इंस्टेंटली प्रेजेंट होना चाहिए कौन? ऑडियंस। जो ऑडियंस होगी तो वो मतलब होनी चाहिए एक मतलब रियल टाइम पे। ठीक है, दैट इज सिंक्रोनस मीडियम। वो दोबारा आप नहीं देख पाओगे, एसिंक्रोनस मीडियम आप दोबारा देख पाओगे। ठीक है, सो द की डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन इज, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन शेड्यूल्ड, ये शेड्यूल होती है। फॉर एग्जांपल 10 बजे है तो 10 बजे, उसके बाद नहीं होगा। ठीक है, रियल टाइम पे होगा। ठीक है, मतलब अपने टाइम पे इंटरेक्शन पे, फोन या फोन पे हम बात कर सकते हैं। देखो एक बार फोन पे बात कर, दूसरे बार हम मतलब वही बातें नहीं दोहरा सकते हैं। ठीक है, वीडियो कॉलिंग या वीडियो पे है ना, और इन पर्सन। ठीक है, तो ये सिंक्रोनस मीडियम है। इस एसिंक्रोनस मीन्स की यानी आप बाद में भी उसको रिप्लाई कर सकते हैं, रेस्पॉन्स कर सकते हैं। यानी इट हैपन्स ऑन योर ओन टाइम, अपने टाइम पे, या डज नॉट नीड शेड्यूलिंग। इसमें शेड्यूलिंग देखो अभी शेड्यूलिंग है लाइव चैट में, तो आप लाइव चैट कर रहे हो। ठीक है, तो ये सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। अब बाद में जो आएगा कि इसके बाद खत्म होने के बाद वो जो बोलेगा कि मैं कहीं आंसर करूंगा इस पे, तो वो क्या करेंगे? रियल मतलब जो लाइव चैट है वो खत्म हुआ होगा। ठीक है, तो उस वक्त वो एसिंक्रोनस उसको यूज करेगा, यानी इस वीडियो को उसको उस वक्त वो एसिंक्रोनस यूज करेगा। बट इस वक्त लाइव चैट चल रहा है, लाइव चैट के वक्त 2 बजे से फॉर एग्जाम्पल 2:45 तक। ठीक है, तो दैट मीन्स दिस इज लाइव चैट इज एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। ओके, यह ध्यान में रखना। एसिंक्रोनस मीन्स कि अभी उसको हम बाद में भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई अभी इसको अटेंड नहीं कर सकता है इस वीडियो को। ठीक है, तो वो बाद में जब करेगा उसमें, बट वो लाइव चैट नहीं कर सकता है। ठीक है, यस, सो ये आई होप यू गॉट इट, है ना? हाँ, इसमें सिंक्रोनस में आते हैं फॉर एग्जांपल हम मतलब लाइव मीटिंग्स करते हैं, है ना? हाँ, तो इसी तरह एसिंक्रोनस में हम मतलब क्या करते हैं? एसिंक्रोनस में हम हमारा जो शेड्यूल रहता है, फॉर एग्जांपल हम ईमेल करते हैं, है ना? हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, है ना? या रिकॉर्डेड वीडियो होता है, तो वो एसिंक्रोनस में आ जाता है। ठीक है, हाँ, सिंक्रोनस में लाइव मीटिंग्स आते हैं। ओके, यस, चलो सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 3, इसको देखो और आंसर करो। इन कम्युनिकेशन कन्नोटेटिव वर्ड्स आर, कम्युनिकेशन में कन्नोटेटिव वर्ड्स क्या होते हैं? एक्सप्लिसिट, एब्स्ट्रैक्ट, सिंपल, कल्चरल। ठीक है, यह बताओ सब, कम्युनिकेशन में कन्नोटेटिव वर्ड्स क्या होते हैं? मैंने बोला कन्नोटेटिव वर्ड्स क्या होते हैं। ओके, तो इसको आप देख लीजिएगा। सब आंसर करो, सबको आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, ऐसे आंसर करो सब। बहुत अच्छा, चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट कल्चरल। यानी कम्युनिकेशन में कन्नोटेटिव वर्ड्स क्या होते हैं? वो होते हैं कल्चरल। ओके, सो ये ध्यान में रखना आप। ठीक है, सो यहाँ पे देखो कन्नोटेशन जो है इसको कॉमनली अंडरस्टैंड करते हैं कल्चरल वे में। ठीक है, या इमोशनल एसोसिएशन
हम दिखाते हैं वर्ड्स में, या जो हम वर्ड्स बोलते हैं उसमें हम क्या करते हैं, उसमें इमोशनल रिलेशनशिप दिखाते हैं, ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। और क्या करते हैं हम इसमें, तो जो इसमें मतलब वर्ड्स या फ्रेजेस यूज होते हैं वो लिटरल मीनिंग होती है उनकी, हम उनकी लिटरल मीनिंग देखते हैं, ठीक है। मतलब नहीं, इसमें हम मतलब जो लिटरल मीनिंग होती है फिर वो दैट मीन्स दैट इज डिनोटेशन, दैट इज डिनोटेशन, ठीक है। सो कनोटेशन जो होती है इसे डिस्क्राइब करता है पॉजिटिव या नेगेटिव थिंग्स को, ठीक है, या उसमें इमोशनल कनेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलो थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, ये जो कनोटेटिव एंड डेनोटेटिव मैंने पहले बताया है। कनोटेटिव होता है कि उसमें हम मतलब इमोशनल मीनिंग देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो डेनोटेटिव मीनिंग की लिटरल मीनिंग, फॉर एग्जांपल अगर हम कल्चर की बात करेंगे तो कल्चर की जब हम मीनिंग बताएंगे दैट इज डेनोटेटिव। अगर हम कल्चर की कनोटेटिव मीनिंग बताएंगे तो हम देखते हैं कि यानी उनका ट्रेडिशन कस्टम जो देखते हैं, ठीक है, एक कम्युनिटी का, दैट इज कनोटेटिव यानी इमोशनल हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4। द आस्पेक्ट रेशियो ऑफ टीवी स्क्रीन इज, आस्पेक्ट रेशियो जो होता है टीवी स्क्रीन का क्या है, ठीक है। हाँ, ये बताओ आप सबको आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, सबको आंसर आना चाहिए। रेशियो ऑफ टीवी स्क्रीन क्या होता है? तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट, ठीक है। 4:3, 4:3 यानी 4:3 जो रेशियो होता है वो किसका होता है? टीवी स्क्रीन का, ठीक है। तो द स्टैंडर्ड टीवी दैट इज बीन अराउंड सिंस द मिड 50s हैज एन एस्पेक्ट रेशियो, यानी मिड 50s का जो टीवी था उसमें रेशियो था 4:3। तो दैट मीन्स की जो पिक्चर थी वो वाइड होती थी 4 यूनिट्स और हाइट क्या थी उसमें 3 यूनिट्स, ठीक है। यानी 4 थी विड्थ और 3 थी हाइट, ठीक है। यस, ये ध्यान में रखना। इसी तरह जो आजकल जो HD टीवी आता है तो उसका होता है 16:9, ठीक है। यानी 16 यूनिट्स की विड्थ होती है और 9 यूनिट्स की हाइट होती है, ओके। सो ये आप ध्यान में रखना। अगर ये भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, व्हाट इज द एस्पेक्ट रेशियो ऑफ न्यू HD टीवी, तो ये ध्यान में रखना 16:9 है, ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, देखते हैं, इसको पढ़ो फिर आंसर करो। इन एनालॉग मास कम्युनिकेशन स्टोरीज आर, यानी एनालॉग मास कम्युनिकेशन जो है उसमें स्टोरीज क्या होते हैं? स्टैटिक, डायनामिक, इंटरेक्टिव, एक्सप्लोरेटरी, ठीक है। यस, सो सब आंसर करो, सबको आंसर आना चाहिए। चलो सब आंसर करो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट, स्टैटिक, ठीक है। यानी एनालॉग मास कम्युनिकेशन में जो ये स्टोरीज होती हैं वो स्टैटिक होती है, ठीक है। यानी उनको हम लीनियर, यानी जो कंटेंट होता है उसमें वो लीनियर होता है, या हम एक्सप्लेन अच्छे से कर सकते हैं उसको, ठीक है। मतलब वो चेंज नहीं हो जाता है, ठीक है। एक होता है डायनामिक जो चेंजेबल होता है, बट जो उस एनालॉग मास कम्युनिकेशन में होता है उसमें जो कंटेंट होता है वो स्टैटिक रहता है, यानी सेम रहता है, ओके।
सो आई होप यू गॉट इट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सेकंड क्वेश्चन नंबर 6, इसको देखो और आंसर करो। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, कम्युनिकेट विद, मोटिवेट एंड सपोर्ट अदर पीपल बोथ इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप्स, डिफाइन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स। ठीक है, हाँ, यानी अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं, हमें एक क्षमता है कि अंडरस्टैंड करने की, हम या कम्युनिकेट करते हैं या मोटिवेट करते हैं किसी को, या खुद मोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है, या सपोर्ट करते हैं दूसरे लोगों को, ठीक है, इंडिविजुअली एक एक करके भी कर सकते हैं फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, या इन ग्रुप्स। तो ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन स्किल को मतलब रिप्रेजेंट करता है? हार्ड स्किल्स, बी सॉफ्ट स्किल्स, सी कंसेप्चुअल स्किल्स, डी पॉलिटिकल स्किल्स। सो आप सब आंसर करो। वेरी गुड। ओके, सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट, सॉफ्ट स्किल्स। यानी जब हम में जो क्षमता होगी कि हम अंडरस्टैंड या कम्युनिकेट करते हैं या मोटिवेट करते हैं दूसरे को या सपोर्ट करते हैं उसको, ठीक है, एक शख्स को या ग्रुप्स में उनको हम मोटिवेट करेंगे, उनको हम अंडरस्टैंड करेंगे कंसेप्ट को, ठीक है, तो उसमें हम बताएंगे वो सॉफ्ट स्किल्स के मतलब सॉफ्ट स्किल्स है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा। जो एनालॉग मास कम्युनिकेशन होती है, एनालॉग मास कम्युनिकेशन होती है वन वे प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेज टू द रिसीवर, यानी ये वन वे कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑडियंस बहुत सारी होती है, मास एनालॉग मास कम्युनिकेशन में ऑडियंस बहुत सारी होती है, ठीक है। यस, ये ध्यान में रखना आप, हैं, इसको आप नोट डाउन करो कि यानी एनालॉग मास कम्युनिकेशन होती है वन वे प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेज टू द रिसीवर या ऑडियंस। तो क्यों होती है ऐसे, वन वे क्यों होता है? क्योंकि इसमें ऑडियंस बहुत सारी होती है, ठीक है। हाँ, तो इसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो तभी इसमें ये स्टैटिक यानी कंटेंट इसमें सेम रहता है, ओके, चेंज नहीं हो जाता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे, इसको देखो और आंसर करो। द फंक्शन ऑफ मास कम्युनिकेशन ऑफ सप्लाइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोसेसेस, इश्यूज, इवेंट्स एंड सोशल डेवलपमेंट्स इज नोन एज। यानी जब हम मास कम्युनिकेशन की बात करेंगे उसमें मतलब सप्लाई की जाती है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग किसके लिए, मतलब फॉर प्रोसेसिंग, फॉर इश्यूज, फॉर इवेंट्स, है ना, फॉर सोसाइटल डेवलपमेंट। तो उसको क्या कहेंगे? कंटेंट सप्लाई, सर्विलांस, ग्रेटिफिकेशन, कोरिलेशन, ठीक है। चलो सब आंसर करो। बहुत अच्छा, ऐसे आंसर करो सब। चलो सब आंसर करो, सबों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट, कंटेंट सप्लाई। कंटेंट सप्लाई यानी जब हम मास कम्युनिकेशन में मतलब इंफॉर्मेशन दे देंगे किसके बारे में, किसी प्रॉब्लम के प्रोसेस करने को या कोई इश्यू होगा उसके रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है, या इवेंट्स के रिलेटेड या सोसाइटल डेवलपमेंट यानी सोसाइटी को डेवलप करने के लिए कुछ हम आइडिया दे देंगे, दैट इज कंटेंट सप्लाई। दूसरा होता है कि यानी सर्विलेंस। सर्विलेंस होता है कि यानी कि जो दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में जानना, दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में जानना, या कोई इंफॉर्मेशन हासिल करना किसी शख्स से, ठीक है, किसी चीज के बारे में मतलब कोई इंफॉर्मेशन हासिल, दैट इज सर्विलेंस। ओके, यस। सो इसका राइट आंसर क्या है? कंटेंट सप्लाई, ठीक है, ये ध्यान में रखना। सो आई होप यू गॉट इट। तो दूसरा तो ग्रेटिफिकेशन, ठीक है। ग्रेटिफिकेशन होता है यानी जब हमारा जो डिजायर होगा, जो हमारा विश होगा, जब वो फुलफिल हो जाएगा तो दैट इज ग्रेटिफिकेशन, ठीक है। हाँ, ये आप ध्यान में रखना। कोरिलेशन मीन्स कि आप आपस में कोरिलेट करते हो, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 8, इसको देखो और आंसर करो।
द साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ फीडबैक सिस्टम्स इन ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड मशीन्स इज नोन एज, यानी अगर हम बोलेंगे कि यानी साइंस ऑफ स्टडी ऑफ फीडबैक सिस्टम्स इन ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड मशीन्स इज नोन एज, यानी जब हम देखेंगे फीडबैक किनका, ह्यूमन्स का, एनिमल्स का, मशीन्स का, ठीक है। हाँ, उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे उस स्टडी को हम क्या बोलेंगे, ठीक है। साइबरनेटिक्स, रिवर्स कम्युनिकेशन, सिलेक्टिविटी स्टडी, रेस्पॉन्स एनालिसिस। चलो सब आंसर करो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट साइबरनेटिक्स। साइबरनेटिक्स जो है ये स्टडी ऑफ फीडबैक सिस्टम इन ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड मशीन्स है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 9, इसको देखो और आंसर करो। नेटवर्कड मीडिया एग्जिस्ट इन इंटरकनेक्टेड, तो नेटवर्कड मीडिया जो है ये एग्जिस्ट होता है इंटरकनेक्टेड विद सोशल एनवायरमेंट्स के साथ होता है क्या, इकोनॉमिक एनवायरमेंट्स के साथ, या पॉलिटिकल एनवायरमेंट के साथ, या टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट्स के साथ। आप आंसर करो इसका। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, ठीक है। हाँ, मतलब नेटवर्क मीडिया जो होती है ये इंटरकनेक्ट होती है इन्हें टेक्नोलॉजी के साथ, इन्हें, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना आप। सो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं टेक्नोलॉजी के, ये इम्पैक्ट करता है किस पे, बिजनेस ऑपरेशन पे। यानी टेक्नोलॉजी आजकल किस पे इम्पैक्ट करता है, बिजनेस पे, ठीक है। हाँ, यानी बिजनेस ज़्यादातर हो रहा है ऑनलाइन, या हम टेक्नोलॉजी के जरिए बोलेंगे। तो इसमें चेंज इन टेक्नोलॉजी अफेक्ट हाउ ए कंपनी विल डू बिजनेस, यानी एक कंपनी कैसे बिजनेस कर सकती है, ठीक है। बिजनेस में हैव टू ड्रामेटिकली चेंज देयर ऑपरेटिंग स्ट्रेटजी एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ओके, सो ये ध्यान में रखना आप। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके इसमें क्वेश्चन 10, इसको देखो और आंसर करो। द कम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटिंग, टेलीकम्युनिकेशन एंड मीडिया इन डिजिटल एटमॉस्फेयर इज रेफर्ड टू एज, यानी जब हम मतलब इकट्ठा करके पढ़ते हैं किसको, कंप्यूटिंग को, टेलीकम्युनिकेशन को, या मीडिया को डिजिटल एटमॉस्फेयर, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑनलाइन कम्युनिकेशन, इंटीग्रेटेड मीडिया, डिजिटल कंबाइन, कन्वर्जेंस। तो सब इसका आंसर करो, सबको आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, कन्वर्जेंस, डी पार्ट, ठीक है। यानी जब हम कंबाइन करके देखते हैं किसको, कंप्यूटिंग को, या टेलीकम्युनिकेशन को, या मीडिया को एक डिजिटल एटमॉस्फेयर में, उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंस, ठीक है। ये ध्यान में रखना आप। सो टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस इज द टेंडेंसी दैट एज टेक्नोलॉजी चेंजेस, यानी टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस क्या होती है कि यानी जो टेक्नोलॉजी चेंज होती है डे बाई डे, ठीक है, या टाइम टू टाइम, तो डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल सिस्टम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। हाँ, टू मेक द डिफरेंट टास्क, कुछ काम नए नए काम करने होते हैं, ठीक है। उसके लिए डिफरेंट मशीन्स आ जाते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे टेम्परेचर को मेजर करना, या मतलब आजकल वेदर को हम बताते हैं, मतलब आजकल वेदर पहले ही बताते हैं ना, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पहले ही बता देता है कि इन्हें कल का वेदर क्या होगा, परसों का वेदर क्या होगा, ठीक है। इन्हें 10 दिन पहले ही बता देता है कि वेदर कैसा रहता है, ठीक है। दिस इज टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस। ओके, सो इसमें आ जाते हैं ITTCE, इन्हें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, टेलीकम्युनिकेशन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एंटरटेनमेंट। ओके, सो टेलीकम्युनिकेशन कन्वर्जेंस जो होते हैं, इसमें नेटवर्क कन्वर्जेंस, या सिंपली हम कन्वर्जेंस बोलेंगे कि यानी मतलब इसमें मतलब चेंज आ जाती है डे बाय डे थ्रू डिफरेंट आइडियाज, ठीक है। यानी डिफरेंट टेक्नोलॉजिस्ट इसमें काम करते हैं, तो वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स लेके आते हैं, ठीक है। हाँ, फॉर डिफरेंट पर्पजेस। ओके, सो इसी तरह जैसे स्मार्ट पहले होता था मोबाइल फोन पे हम कॉल करते थे ऑनली, ठीक है। बट आजकल यानी उसको सेल फोन भी बोलते थे, तो आजकल हम उसी को स्मार्टफोन, वो आ गया स्मार्टफोन में। अब हम उस पर देखते हैं टाइम, उस पर मैसेज करते हैं, ठीक है।
उस पर वीडियो कॉल करते हैं, ठीक है, उस पर हम रिकॉर्ड वीडियो करते हैं, ठीक है, उस पर हम इंटरनेट सर्फिंग करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट टास्क हम उस सिस्टम पे करते हैं, यानी जो स्मार्टफोन पे करते हैं। पहले क्या होता है, ओनली कॉल होती थी, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 11, इसको देखो और आंसर करो। A dialogue between a human being and a computer program that occurs simultaneously in various forms is described as। एक डायलॉग जब हो जाता है ह्यूमन बीइंग और कंप्यूटर प्रोग्राम के बीच में, यानी उसको हम मतलब एक ह्यूमन कंप्यूटर के साथ रिलेट होता है, इंटरकनेक्ट होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैन मशीन स्पीक, ठीक है, बाइनरी चैट, डिजिटल टॉक, डी इंटरैक्टिव। सो आप सब आंसर करो। बहुत अच्छा, वेरी गुड। ऐसे आंसर करो सब, तुरंत आंसर आना चाहिए। यस, जिनको पहले समझ में आ जाएगा तो वो पहले ही आंसर करो, जिनको बाद में आ जाएगा तो वो बाद में करो, ठीक है। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट, इंटरैक्टिविटी, उसको बोलते हैं इंटरैक्टिविटी, ठीक है। हाँ, यानी जब ह्यूमन बीइंग और कंप्यूटर आपस में इंटर रिलेट होंगे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंटरैक्टिविटी। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले इसको देखते हैं कि कंप्यूटर्स में मतलब जब एक डायलॉग होगा, ठीक है, बिटवीन द ह्यूमन बीइंग एंड द कंप्यूटर प्रोग्राम, उसको बोलते हैं इंटरैक्टिविटी, ठीक है। और जो प्रोग्राम्स कंप्यूटर पे विदाउट द यूजर चलते हैं, ठीक है, उनको बैकग्राउंड प्रोग्राम्स बोलते हैं, यानी खुद वो चलते हैं, ठीक है, विदाउट इंटरैक्टिव ऑफ ह्यूमन बीइंग। यानी जब ह्यूमन बीइंग के इंटरैक्टिव के बगैर ही जो प्रोग्राम चलेगा कंप्यूटर पे, उसको बैकग्राउंड प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो गेम्स आर यूजुअली थॉट ऑफ एज फोस्टरिंग एज ग्रेट अमाउंट ऑफ इंटरैक्टिव, यानी गेम्स अगर हम खेलेंगे तो उसमें इंटरैक्टिव होती है, ठीक है, उसमें प्रोग्राम और यूजर होता है, ठीक है, यूजर मीन्स एक ह्यूमन बीइंग होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना। तो इसको आप देखो अच्छे से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 12, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म्ड एज वर्बल कम्युनिकेशन, इनमें से वर्बल कम्युनिकेशन किसको बोलेंगे? तो आपको पता ही है, अभी आपने इतने एमसीक्यू सीरीज देखे हैं कम्युनिकेशन के, आपको पता होना चाहिए वर्बल कम्युनिकेशन में से कौन है, ठीक है। ए, प्रोफेसर शर्मा डिलीवर्ड द लेक्चर इन द क्लासरूम। बी, सिग्नल एट द क्रॉस रोड चेंज्ड फ्रॉम ग्रीन टू ऑरेंज। द चाइल्ड वॉज क्राइंग टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द मदर। डी, दीपक रोट अ लेटर फॉर लीव एप्लीकेशन। तो सब आंसर करो, सबको आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। तो सब आंसर करो, सबको आंसर आना चाहिए। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट, प्रोफेसर शर्मा डिलीवर्ड द लेक्चर इन द क्लासरूम, यानी ये वर्बल कम्युनिकेशन है, वर्बली वो बोल रहा है, ठीक है। यानी जब प्रोफेसर शर्मा डिलीवर करता है क्लासरूम में एक लेक्चर, तो वो उनको बोलते हैं शब्द मीन्स यानी वर्ड्स बोलता है, ठीक है, दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्नल एट द क्रॉस रोड चेंज फ्रॉम ग्रीन टू ऑरेंज, तो ये एक मतलब सिंबॉलिक कम्युनिकेशन है ना। ये तो हम वर्बली हम नहीं कहेंगे, ये नॉन वर्बल बन जाएगा। इस तरह चाइल्ड वाज क्राइंग, बच्चा रोता है पर हमें पता नहीं चलता वो क्या बोलता है, दैट इज आल्सो नॉन वर्बल, है ना। दीपक ने लिखी एक लेटर, तो फॉर एप्लीकेशन के लिए ना, फॉर लीव, 1 डे लीव के लिए लिखा उसने एक लेटर, तो वो भी हम मतलब बोलेंगे ये वर्बल कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। यस, तो वर्बल मीन्स वो वर्ड्स बताना, ठीक है। यस, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 13, इसको देखो और आंसर करो। विच इज द 24 आवर्स इंग्लिश बिजनेस न्यूज चैनल इन इंडिया? इंडिया में 24 आवर्स इंग्लिश बिजनेस चैनल बताना है आपको, ठीक है। जी न्यूज, एनडीटीवी 24/7, CNBC, डी इंडिया न्यूज। सो आप आंसर करो, सबको आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। सॉरी अगर बैकग्राउंड शोर आ रहा है तो आज फ्राइडे है, फ्राइडे में हो रहा है मतलब मस्जिद में होते हैं, जो मस्जिद होती है वहाँ पे थोड़ा सा होता है, आजकल फ्राइडे के दिन होता है ऐसा, ठीक है। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट, CNBC यानी 24 आवर्स इंग्लिश बिजनेस चैनल
है CNBC। तो ये ध्यान में रखना आप, ठीक है। सो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपके सीक्रेट में क्वेश्चन 14, इसको देखो और आंसर करो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में इसमें कंसिडर करो, मतलब डिफरेंट स्टेटमेंट्स इनको कंसिडर करो, देखो कौन कौन सा है इंटर रिलेटेड विद कम्युनिकेशन, ठीक है। आपको कोड में बताना है। हेमा मालिनी इज द चेयरपर्सन ऑफ द चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी इंडिया, क्या ये कम्युनिकेशन के साथ रिलेटेड है ना। यश चोपड़ा इज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ऑफ इंडिया। थर्ड, शर्मिला टैगोर इज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। फोर्थ, दिलीप कुमार, राज कपूर एंड प्रीति जिंटा हैव ऑल बीन रेसिपिएंट्स ऑफ दादा साहिब फाल्के अवार्ड, ठीक है। तो इसमें आपको कोड बताना है कौन सा करेक्ट है, नीचे दिया गया है मोटे मोटे शब्दों से। ए फर्स्ट एंड थर्ड, बी सेकंड एंड थर्ड, सी फोर्थ ऑनली, डी थर्ड ऑनली। सो आप सब आंसर करो। यानी कौन सा इनमें आएगा, फर्स्ट थर्ड आएगा, सेकंड थर्ड आएगा, या फोर्थ ऑनली, या थर्ड ऑनली। चलो सब आंसर करो। वेरी गुड, ऐसे आंसर करो सब। बहुत अच्छा, आंसर करो सब। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट, ठीक है। हाँ, सेकंड एंड थर्ड आएगा। यानी यश चोपड़ा जो है वो चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ऑफ इंडिया, उसके साथ चेयरमैन है उसका। शर्मिला टैगोर इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये आप देख लेना, ये मतलब पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 15, इसको देखो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैचड। इनमें से यानी कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। एन राम द हिंदू, बरखा दत्त जी न्यूज, प्रणय रॉय NDTV 24/7, प्रभु चावला आज तक, ठीक है। हाँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले, ठीक है। शायद 2006-2007 में पूछे गए हैं, ठीक है। जो पिछला क्वेश्चन भी था वो भी शायद 2006 में नहीं, आई थिंक 2007 या 2008 में पूछा गया है, ठीक है। तो ये भी 2008 में पूछा गया है। चलो सब आंसर करो। आपको बताना है कि कौन सा इनमें से इनकरेक्टली मैच है। जो करेक्ट मैच है आपको वो नहीं बताना, जो इनकरेक्ट है, ओके। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट, बरखा दत्त जो है न्यूज, जी न्यूज के साथ रिलेटेड नहीं थी, ठीक है। हाँ, तो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन 16। बिकॉज यू डिजर्व टू नो इज द पंच लाइन यूजर बाय। यानी बिकॉज यू डिजर्व टू नो, यानी आपको जानना जरूरी है, ठीक है। आपको जानना जरूरी है। तो ये टैग लाइन, पंच लाइन मीन्स टैग लाइन। ये टैग लाइन किसकी है? द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स। तो सब आंसर करो। बिकॉज यू डिजर्व टू नो, ये टैग लाइन किसकी है? चलो सब आंसर करो। वेरी गुड, ऐसे आंसर करो सब। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट, हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स में ये टैगलाइन है, बिकॉज यू डिजर्व टू नो, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन, पहले इसको देखते हैं। पंच लाइन ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया का है, लेट द ट्रुथ प्रिवेल। यहां पे किसका था? बिकॉज यू डिजर्व टू नो। ये देखते हैं इसी में होगा, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया का जो पंच लाइन है, टैग लाइन, वो है लेट द ट्रुथ प्रिवेल। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। पंच लाइन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस का जर्नलिज्म ऑफ करेज, ठीक है, ये है। पंच लाइन ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स वो बिकॉज यू डिजर्व टू नो। इसका टैग लाइन ऑफ द हिंदू, क्वाइट इंडिया। यहाँ पे आप द हिंदू का टैग लाइन जो है वो आप देख लेना, इसको आप कंफर्म कर लेना। मैं श्योर नहीं हूं कि क्वाइट इंडिया है, बट मुझे ये भी मिला है, ठीक है। आप इसमें मैंने बहुत सारे देखे थे और भी देखे थे। भारत माता की जय है ना, जय जवान सेना की, तो वो भी मैंने देखा था, बट मतलब मुझे मिला था यही क्वाइट इंडिया। आप इसको कंफर्म कर लेना एक बार, ओके। यस,
सो और भी मतलब न्यूज़पेपर्स है, उनको आप टैग लाइन देखो कि ये आ सकता है, व्हाट इज द टैग लाइन ऑफ, है ना, इंडियन एक्सप्रेस, तो ये आप मतलब ध्यान में रखना, बट मेजर जो न्यूज़पेपर्स है उन्हीं का आ जाएगा। ओके, हाँ। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 17, इसको देखो और आंसर करो। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इज लोकेटेड है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया कहां पे लोकेटेड है, कहां पे वाक़ा है? ए चेन्नई, बी मुंबई, सी कलकत्ता, डी दिल्ली। तो सब आंसर करो, सबको का आंसर आना चाहिए। इनमें से आपको बताना है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई जिसको बोलते हैं, पी फॉर प्रेस, सी फॉर काउंसिल, आई फॉर इंडिया, ये कहां पे है? ठीक है, चलो सब आंसर करो, सबको का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट, दिल्ली। ठीक है, यानी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया कहां पे है? दिल्ली में। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन, पहले इसको देखते हैं। लोकेशन ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इट इज लोकेटेड इन सूचना भवन 8 CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, न्यू दिल्ली। ठीक है, जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, हाँ, जो प्रिंट मीडिया के साथ वाबस्ता है। ठीक है, तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉडी है जो मतलब हम कहेंगे डेवलप करते हैं डेमोक्रेसी को। ठीक है, हाँ, तो इसमें मतलब यहाँ पे जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में जो मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसको यहाँ पे मेंटेन रखा जाता है। ठीक है, उसको कंसिस्टेंसी रखी जाती है। ओके, सो इसको देखो, आप इसको पढ़ो। जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ये पहले बनाया गया है, पहले सेटअप किया गया 1966 में। ठीक है, किसने किया? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट प्रेस कमीशन हुआ था, पार्लियामेंट में फर्स्ट प्रेस कमीशन हुआ था, उसी में इसको सेटअप किया गया है। किसके लिए सेटअप किया गया? इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू गिव द फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड मेंटेनिंग द इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रेस इन इंडिया, यानी प्रेस मीडिया जो है उसको हमें फ्रीडम देना होगा। ठीक है, हाँ, तो मतलब उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है। ओके, सो प्रेजेंट काउंसिल इस फंक्शन करता है, जो प्रेजेंट काउंसिल है इसका प्रेस मीडिया का, वो काम करता है किसके अंडर? प्रेस काउंसिल एक्ट 1978। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है पे, प्रेस काउंसिल एक्ट कब आ गए? तो वो 1978 में आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो भी मैंने बोला था, तो ये प्रिंट मीडिया के साथ रिलेटेड है। ओके, सो यहाँ पे आप इसको देख लेना अच्छे से। या सो ये हिंदी में है, इसको हिंदी में देखो आप, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। चलो, जिनको इंग्लिश में समझ में नहीं आ गए वो हिंदी का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में इसको नोट डाउन करो। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इसको पढ़ो और आंसर करो। एडजस्टिंग द फोटो फॉर पब्लिकेशन बाय कटिंग इज टेक्निकली नोन एज, यानी अगर हमें एक फोटो को पब्लिक मतलब पब्लिश करना है या पब्लिक के लिए भेजना है, ठीक है, पब्लिकेशन के लिए भेजना है, तो उसको हम कट करते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? फोटो कटिंग, फोटो ब्लीडिंग, फोटो क्रॉपिंग, फोटो एडजस्टमेंट। यानी पब्लिकेशन के लिए हम एक फोटो भेजते हैं, उसको हम एडजस्ट करते हैं, मतलब चाहे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, चाहे पावर पॉइंट में, चाहे किसी और में, तो हम उसको क्या बोलेंगे वहाँ पर? उसको फोटो कटिंग बोलते हैं, फोटो ब्लीडिंग बोलते हैं, फोटो क्रॉपिंग बोलते हैं, फोटो एडजस्टमेंट। चलो सब आंसर करो। वेरी गुड, सब आंसर करो, ऐसे तुरंत आंसर आना चाहिए। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन में इसका आंसर, सी पार्ट। देखो, जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक करो, जिसने शेयर नहीं किया वो शेयर करो, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल को प्रेस करके रखो। ठीक है, हाँ, सब करो पहले लाइक, बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वेरी गुड, ऐसे लाइक करो सब, 100+ लाइक्स कर लो। वो पहले 100+ लाइक्स होने चाहिए, आप तो कंजूसी दिखाते हो, है ना। यस, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 19, इसको देखो और आंसर करो। फीडबैक ऑफ ए मैसेज कम्स फ्रॉम, यानी फीडबैक ऑफ ए मैसेज, जो यानी मैसेज की जो फीडबैक होती है वो आती है कहाँ से? ए सैटेलाइट, बी मीडिया, सी ऑडियंस, डी कम्युनिकेटर। चलो सब आंसर करो।
बहुत अच्छा। तो ऐसे तुरंत आंसर आना चाहिए। यस, लाइक करो साथ साथ में। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके, थोड़ा सा रुकते हैं। चलो ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट। ऑडियंस देखो, कुछ बुक्स में आप देखो कि इसका आंसर आएगा सैटेलाइट, तो सैटेलाइट से थोड़ी फीडबैक आ जाता है ना। तो फीडबैक आ जाता है ऑडियंस से। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए पुट करता हूँ क्वेश्चन, आप आंसर देते हो, दैट मीन्स वो सैटेलाइट से थोड़ी आता है, वो आपसे आ जाता है, मतलब फीडबैक आपसे आ जाता है, चाहे आप वर्बली दे दो चाहे नॉन वर्बली दे दो, ठीक है। ये ध्यान में रखना, ओके। सो वहां पे आप गलत नहीं करना। बहुत सारे वेबसाइट्स या बहुत सारे वेब लॉग्स या बहुत सारे बुक्स इसमें बताते हैं कि इसका आंसर आएगा सैटेलाइट, बट सैटेलाइट नहीं है, इसका आएगा ऑडियंस, ओके। सो ये ध्यान में रखना। सो फीडबैक जो होता है वो ऑडियंस से आ जाता है, ओके। तो इसमें इवेलुएट करते हैं हम मैसेज को, इसकी इफेक्टिवनेस को इवेलुएट करते हैं। अगर आपकी ऑडियंस या आपके जो मतलब जो दूसरा होगा रिसीवर होगा, तो अगर उन्होंने मैसेज को अच्छे से समझा होगा तब वो वहां पे उसको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो रिसीवर्स जो होते हैं वो पैसिव ऑब्जर्वर्स मैसेज नहीं होते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना। रिसीवर भी एक्टिव रहता है, अगर वो कितना पैसे होगा फिर भी वो एक्टिव मान के चलते हैं हम उसको, ठीक है। हाँ, तो दैट मीन्स कि फीडबैक ऑडियंस से आ जाता है, ओके। सो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सी में क्वेश्चन नंबर 20, इसको पढ़ो और आंसर करो। आज के एमसीक्यू की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, इसको देखो आप। चलो, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन एडवांस बिफोर डिजाइनिंग कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी इज नोन एज, यानी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन एडवांस, यानी जब हम कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को पहले ही, ठीक है, बिफोर डिजाइनिंग, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फीडबैक, फीड फॉरवर्ड, रिसर्च स्टडी, ओपिनियन पोल। तो सब आंसर करो, सबको आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, ऐसे आंसर करो सब। चलो तुरंत आंसर आना चाहिए। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। चलो सब आंसर करो पहले। ये रहा स्क्रीन पे आपका आंसर, डी पार्ट, ओपिनियन पोल। ओपिनियन पोल हम कब यूज करते हैं? जब हमें कोई किसी को डिजाइन करना होगा या फॉर एग्जाम्पल किसी की प्रेडिक्शन बतानी होगी तो हम ओपिनियन पोल यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट पीएम कौन होगा, है ना, तो उसके लिए हम अगर पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, दैट इज ओपिनियन पोल, ओके। सो ये ध्यान में रखना। तो ये थे आज के टॉप 20 एमसीक्यू सीरीज। तो हाउ टू डाउनलोड द नोट्स, यू कैन गो टू दिस वेबसाइट www.ugc-net.com, ओके। सो अपना फीडबैक दे दीजिए गाइस। आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे दो कैसा लगा आपको एमसीक्यू सीरीज, ठीक है। यस, तो ये फ्री क्लास है, इनका आप लाभ लीजिएगा। ये 2 PM का एमसीक्यू क्लास है, इसको आप मिस मत कीजिएगा, ठीक है। सो ये अचीवमेंट ऑफ फिलर फॉर्म की जेआरएफ अचीवर्स और नेट अचीवर्स, ठीक है। आप भी मेहनत करते रहो, नेक्स्ट टाइम आपका नाम इसमें आ जाएगा, ओके। सो ये गिव अवे है ना, एक ऑफर है फिलर फॉर्म की तरफ से 1 मई से, ठीक है। फ्री बुक्स आप हासिल कर सकते हैं, ओके। सो आपका कोई प्रश्न होगा, कोई क्वेश्चन होगा, वो आप कमेंट में लिख लो, उसको हम एड्रेस करेंगे। अभी जो पिछले क्वेश्चन है उनको मैंने अभी एड्रेस नहीं कर दिया, तो मैं उनको कर लूंगा, ठीक है, नेक्स्ट टाइम। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ओके। यस, थैंक यू। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो इसको।